किसी दर्शक ने कितनी अच्छी कहावत भेजी है कि गेहूं बहाएं धान विधाएं। घाघ और भड्डरी ने बड़ी सटीक और बड़ी खूबसूरत कविताएं लिखी हैं और कहावतों के ज़रिए कितनी अच्छी बात बताई है कि गेहूं की पैदावार अधिक बार जोतने से और धान की पैदावार धान होने के 4 दिन बाद जोतने से बहुत अच्छी होती है। दर्शकों ऐसी अच्छी जानकारी भेजते रहा करें ताकि और दर्शक भी लाभान्वित हो जाएं। और ये मेरा चेला अकेले के लिए क्या कर रहा है? अबे क्या कर रहा है? धीरे बोलो वरना उड़ जाएंगे। क्या उड़ जाएंगे? दिख नहीं रहा, कबूतर को दाना डाल रहा हूँ। अबे कबूतर कहाँ है? तो मेरे हाथ में दाना भी कहाँ है? मजाक कर रहा था। तो कभी तो सुधरा कर। अकेले अकेले क्या कर रहा है ये? अकेले अकेले? गुरुजी आपके सारे का कुत्ता सीखूंगा ना, मैं कोई टोनी थोड़ी हूँ। अबे टोनी कौन आ गया भाई? टोनी मेरा साला है गुरुजी, बड़ा कमाल का आदमी है। अच्छा क्या कमाल किया? अरे वो पिछले 5 साल से तबला बजाना सीख रहा है। फिर तो बड़ा अच्छा तबला बजाने लग गया होगा। क्या खाक बजाएगा, उसे पता है आज चला है 5 साल बाद कि तबला फूंक से नहीं बजता। मतलब बांसुरी समझ के बजा रहा है? हाँ। जैसा मेरा चेला वैसे तेरा साला। खैर छोड़ो गुरुजी, आप तो बताओ, आप दर्शकों के लिए कुछ ज्ञान की बातें लेने गए थे, क्या लेके आए हो? हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। अच्छा हाँ तो आए सुनते हैं हम सभी। किसान भाइयों बहनों राम राम। किसान साथियों, हम सभी किसान हैं और खेती करना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए भगवान के भरोसे के साथ साथ हम हमारी मेहनत और लगन पर भी विश्वास रखते हैं। किसान साथियों, ये विश्वास बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो हम उन्नत खेती के तरीके अपनाकर खेती करते हैं। उन्नत खेती के तरीके जब हम अपनाते हैं तो किसान साथियों हमारी फसल हमें अच्छी भी मिलती है और इससे हमारी आमदनी भी बढ़ती है। तो किसान साथियों, अभी हमारा वक्त है खेतों में प्याज की रुपाई करने का। और प्याज की रुपाई से मुझे याद आया कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मालीराम जी चौधरी, जो आपको बताएंगे कि प्याज की रुपाई करते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले करते हैं डॉक्टर साहब का स्वागत। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि प्याज की पौध की रुपाई करते वक्त सबसे पहले हमारे किसान साथी खेतों में क्या तैयारी करें? किसान भाइयों राम राम। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो समय है ये कि प्याज की पौध की रुपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि प्याज की पौध की रुपाई के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी का जो समय है वो सबसे सही समय माना गया है। इससे पहले आपको प्याज की पौध रुपाई करें उसके लिए खेत की तैयारी करना ज़रूरी है, जिसमें आपको सबसे पहले इसमें प्लोइंग करनी है और 2 बार इसकी क्रॉस हेरोइंग करनी है। उसके बाद 3-4 बार इसमें कल्टीवेटर निकाल के और मिट्टी को भुरभुरी बनाना है। उसका कारण ये है कि अगर आप जितनी ज़्यादा अच्छी मिट्टी को भुरभुरी बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें कंद का विकास होगा, और अगर मिट्टी गाढ़ी रहेगी तो जो कंद का विकास है वो कम होगा। इसलिए आप इसमें अच्छी तरह से प्लोइंग करके और कल्टीवेशन करके मिट्टी को भुरभुरी बना दें। दूसरा, आपको जो आखिरी जुताई है उससे पहले ध्यान ये रखना है कि अगर आपके यहाँ पे क्षारीय भूमि है तो उसमें 400 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला के और फिर आखिरी जुताई कर दिए, जिससे जिप्सम अच्छी तरह से भूमि के अंदर मिल जाए। डॉक्टर साहब, हमारे किसान साथियों ने खेत की तैयारी कर ली और पौध भी तैयार कर ली, तो पौध कौन सी अवस्था में हमारे किसान साथी रोपें जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके? इंदिरा जी, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि प्याज की पौध रुपाई के लिए समय का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। उसमें कारण ये है कि अगर अपन ने पौध को थोड़ा सा जल्दी लगाया है तो भी उससे नुकसान हो सकता है। उसमें प्याज में जब अपन भंडारण करते हैं तो उसमें अंकुरण की समस्या आती है, और अगर अपन ने प्याज को पौध को देरी से लगाया है तो उसके अंदर जो बीज है उसका डंठल निकल जाता है। इसलिए किसान भाइयों को ध्यान ये रखना है कि जब प्याज की पौध 6 से 7 सप्ताह की हो जाए, मतलब करीबन 1.5 महीने की हो जाए, तब किसान भाई इसकी रुपाई करें। अगर उससे पहले आप रुपाई करेंगे तो उसमें जब अपन भंडारण करते हैं तो कंद में अंकुरण होने की समस्या रहती है। या फिर अगर आपने 10 सप्ताह से ज़्यादा की पौध को काम में लिया है, स्थिति के अंदर जो प्याज है उसके अंदर जो बीज है उसका डंठल निकल जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको 6 से 7 सप्ताह की जो पौध है उसी का आपको रुपाई करना है। दूसरा ये है कि जब आप प्याज की पौध निकालें उससे 4-5 घंटे पहले उस प्याज की जो क्यारी है उसमें पानी दें, ताकि सही ढंग से उसकी पौध निकाल सके और जड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। जब अपन प्याज की पौध को निकाल लेते हैं, निकालने के बाद में एक बर्तन के अंदर बेविस्टिन उसका आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के और एक घोल बनाना है, और उस प्याज की जड़ों को, जो पौध की जड़ें हैं, उनको आपको इसके अंदर डुबो के रखना है, ताकि इसमें एक बीमारी आती है, वो बीमारी जिससे गुलाबी जड़ सड़न बीमारी कहते हैं, वो उसका प्रभाव नहीं हो।
इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप प्याज की पौध की रुपाई करें तो उसमें 6 इंच कतार से कतार की और 3 इंच पौधे से पौधे की दूरी इसमें आपको निश्चित रखनी है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। और प्याज की जो रुपाई करने से पहले आपने बताया कि आपको वेविस्टिन की दवाई के से आपको उसको उपचारित करना है प्याज को, पौध को, लेकिन इसके अलावा भी खाद उर्वरक की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन से खाद उर्वरक डालें हमारे किसान साथी? किसान भाइयों, खाद एवं उर्वरक ज़्यादातर देखने में आया है कि ख़ासतौर से अपने राजस्थान के अंदर किसान भाई जो खाद एवं उर्वरक प्याज की फसल के अंदर उसमें पोटास की खाद काम में नहीं लेते हैं, जिसके कारण से जो कंद है वो स्वस्थ कंद और अच्छी साइज़ के कंद नहीं बनते हैं। इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 टन गोबर की खाद जो कि अच्छी सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, और उसके साथ में 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्याज की फसल के लिए आवश्यक है। इसके लिए किसान भाइयों आपको 160 किलो DAP, 70 किलो यूरिया और 160 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास ज़मीन के अंदर जब आप आखिरी जुताई करें या जब पौध रुपाई करें उसके पहले दिन आपको भूमि में अच्छी तरह से मिलाना है। ध्यान आपको ये रखना है कि जो गोबर की खाद है वो आप कम से कम 4-5 दिन पहले इसमें मिलाएं, और जो DAP और बाकी उर्वरक है ये आप जब पौध की रुपाई करें उससे पहले दिन भूमि के अंदर अच्छी तरह से मिलाएं। दूसरा ये है कि जो यूरिया है उसको आपको 2 भागों में देना। 70 किलो आप DAP में मिला के और उस समय प्याज पौध रुपाई से पहले दें, और 135 किलो यूरिया आपको जब पौध 30 से 35 दिन की हो जाती है तब ऊपर से उसका बुरखाव करके देना है। किसान भाइयों, ये इसमें खाद एवं जो उर्वरक है उसकी अनुशंसित मात्रा का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि अगर आपने कम नत्रजन की मात्रा दी है तो कंद के अंदर जब बल्ब में जो बीज है उसका डंठल निकल जाता है, और अगर आपने ज़्यादा मात्रा दे दी तो कंद का भंडारण करते समय उसमें सड़न होने के या उसमें अंकुरण होने के ज़्यादा संभावना बनी रहती है। इसलिए जो अनुशंसित मात्रा आपको खाद एवं उर्वरक की बताई जाती है वही काम में लें। दूसरा ये है कि अगर आपने सही ढंग से सड़ी हुई गोबर की खाद काम में नहीं ली तो उसमें कई प्रकार के कीड़े ज़मीन के अंदर हो सकते हैं जो कि प्याज की फसल को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए सही ढंग से सड़ी हुई गोबर की खाद को काम में लें। इसमें कई बार ये है कि कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी भी भूमि के अंदर कमी हो जाती है। इसलिए आप या तो पहले मिट्टी का टेस्ट करवा लें या फिर 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको जिंक सल्फेट बुआई से पूर्व खेत के अंदर डालना है। किसान भाइयों, आजकल एक और समन्वित जो खाद एवं उर्वरक प्रयोग की भी अनुशंसा चल रही है। इसके तहत आप चाहें तो नत्रजन की मात्रा की बचाव करने के लिए या उसमें आपको थोड़ा सा कम डालने के लिए आप चाहें तो अजेटोबैक्टर एक जीवाणु खाद आता है जिसका भी 2.5 किलो अजेटोबैक्टर 25 किलो गोबर की खाद में मिला के और पौध रुपाई से पहले खेत में उसका बुरखाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, खाद और बीज सारे डालने के बाद भी कई बार हम देखते हैं कि हमारी फसल में कीट और बीमारियां लग जाती हैं, तो वो कीट और बीमारियां ना लगें इसके लिए हमारे किसान साथी क्या निदान पहले से ही कर लें कि वो बीमारियां ही ना लगें? जी, ये एक आम समस्या सभी तरह की जो दैनिकी फसलें और या सब्जियां हैं उनके अंदर रहती है, और इसका जो मुख्य कारण है वो कई बार अपनी थोड़ी सी असावधानी के कारण से अपने को बहुत ज़्यादा इसमें लागत आ जाती है। इसके लिए आप सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब अपन पौध की रुपाई करते हैं उससे पहले ही आप बेविस्टिन के घोल में जो 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के उसकी जड़ों को अगर मिला के अगर बुआई करते हैं तो उसके बाद में रुपाई करने पे बहुत कम बीमारियां आने की संभावना रहती है। फिर भी अगर आपको इस तरह का दिखता है तो इसमें जो प्याज की फसल है उसमें जो तापक्रम बढ़ता है, ख़ास तौर से जब फरवरी मार्च का महीना आता है तब इसमें 2-3 तरह के कीड़े लगते हैं। एक तो इसके अंदर मैगट लगता है और एक थ्रिप्स लगते हैं। इनके कारण से कई बार ये जो थ्रिप्स होते हैं ये रस चूसने वाले कीड़े होते हैं जो कि प्याज की पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके कारण से पत्तियाँ पीली होकर और पौधा सूख जाता है या पौधे का विकास कम होता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए इन दोनों ही कीड़ों के लिए ज़रूरी है कि आप जब फसल की रुपाई कर रहे थे, पौध रुपाई कर रहे थे, उसी समय जो कार्बोफ्यूरॉन 3G आता है उसका 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर खेत में बुरखाव करके और फिर पौध की रुपाई करेंगे तो उससे ये समस्या बहुत हद तक हल हो जाती है। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि ये कीड़े आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति के लिए मेलाथियोन 0.05% या फिर एंडोसल्फान, दोनों में से कोई सी दवाई जो बाज़ार के अंदर आपको मिल जाए उनका आप छिड़काव करके और इन कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। बीमारियों की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर जो बीमारियाँ आती है अगर आपने पौध की रुपाई के समय पौध को उपचारित किया है तो उसमें कम संभावना रहती है। फिर भी अगर आती है तो इसमें जो बेविस्टिन है वो 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। और उसके 15 दिन बाद में एक दवाई आती है ब्लाइटॉक्स,
इस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लाइटॉक्स के नाम से जो दवाई आती है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप घोल बना के और उसका छिड़काव करके और जो भी बीमारियां हैं उनसे निदान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने खेतों में देखा है कि बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे खेतों में खरपतवार आ जाते हैं जो हमारी फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह की चीज़ों के अंदर ख़ास तौर से जब बिन बुलाए मेहमान जैसे खरपतवार आते हैं तो उससे संभावना ये रहती है कि जो भी अपनी फसल है उसके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और उसकी सही ढंग से बढ़वार नहीं होती है। इसलिए आपको ज़रूरी ये है कि जब पौध रुपाई करें उससे 20-25 दिन बाद में और एक उसके 20-25 दिन बाद में 2 बार आप खेत के अंदर सही ढंग से निराई करें ताकि किसी तरह की अगर खरपतवार है उनको निकाल सके। और अगर बहुत ज़्यादा इसमें खरपतवारों की संख्या है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इसके साथ साथ में कुछ खरपतवारनाशी भी काम में ले सकते हैं, जिसमें एक तो है नाइट्रोफेन, ये आप 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में ले सकते हैं, या फिर आपको ये नहीं मिलता है तो अलाक्लोर आता है जो कि 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसका पौध रोपण के 30 से 35 दिन बाद में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे करीब करीब सभी खरपतवारों को अपन नष्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ नहीं मिलती है तो ऑक्सीफ्लोरोफेन नाम का एक खरपतवारनाशी और आता है जिसको 250 ग्राम ये खरपतवारनाशी 500 लीटर पानी में मिला के और खेत के अंदर इसका बुरखाव करें तो जो प्याज की पौध है उसके अंदर किसी भी तरह के जो खरपतवार है उनको अपन करीब करीब नष्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सारी बातें आपने बहुत अच्छी बताई, सारी जानकारियाँ अच्छी दी। कौन से समय पे हम पानी दें जिससे उसकी बढ़वार और अच्छी हो? हाँ जी, ये जो किसान भाइयों को एक ख़ास तौर से इसमें ध्यान रखने वाली बात, जहाँ भी सब्जियों की अपन खेती करते हैं, जब भी उनकी पौध का स्थानांतरण करते हैं तो पौध स्थानांतरण के साथ ही अपने को एक हल्की सिंचाई करना आवश्यक है। और जब ये हल्की सिंचाई कर देते हैं उसके 3-4 दिन बाद में फिर एक सिंचाई करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में लगातार अगर सर्दियों का टाइम है तो उस समय आप 15 दिन के अंतराल पे प्याज की पौध में या जो फसल है उसके अंदर सिंचाई कर सकते हैं। और ज्यों-ज्यों तापक्रम बढ़ता है मार्च के महीने के बाद में तो उसमें 6 से 7 दिन के अंतराल पे प्याज की पौध में सिंचाई देना आवश्यक है। लेकिन प्याज की पौध की कटाई करते हैं उससे पहले करीबन 15 दिन पहले आपको इसमें सिंचाई रोकनी है, क्योंकि अगर अपन उस समय भी इसमें सिंचाई लगातार रखेंगे तो प्याज का जब भंडारण करते हैं तो उसमें अंकुरण की समस्या आती है, पौध जो कंद है वो अंकुरित होने लग जाते हैं। इसलिए जब प्याज की अपन खुदाई करें उससे 15 दिन पहले आपको सिंचाई इसमें रोक देनी है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा किसान साथियों कि आपको प्याज की खेती किस प्रकार करनी है और किस प्रकार पौध की रुपाई करनी है और साथ ही साथ कौन कौन से खाद और बीजों का ध्यान रखना है, और साथ ही किसान साथियों आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। खेत की तैयारी करते वक्त आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। इन सारे तरीकों को अपनाकर आप खेती करेंगे तो आपकी आमदनी तो बढ़ेगी और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे कि आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो किसान साथियों, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको प्याज की खेती करनी है। इसी आशा और विश्वास के साथ राम राम।